अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम आज बात करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोइम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। आज हम इसको क्रिटिकली इसका एनालिसिस करेंगे और इसके अलावा क्रिटिकली एनालिसिस करने से पहले इसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि किसी भी पोइम का जब भी हम क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हमें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी मालूम होना चाहिए। और बायोग्राफी के हवाले से मैंने पहले वीडियो एक शेयर की है, तो बायोग्राफी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ आप उस वीडियो में देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आइए चलते हैं हम वीडियो की जानिब कि किस तरह द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट हुआ और इसके बाद हम फिर इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। तो जिस टाइम ये पोइम लिखी गई उस टाइम इंग्लैंड, जो एक कंट्री है इंग्लैंड, was undergoing significant social, political and economic changes due to the industrial revolution। यानी जो इंग्लैंड था उसको सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मसाइल का सामना था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। तो जिस टाइम ये पोइम लिखी गई तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका ये कहता है कि उस वक्त इंग्लैंड को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सामना था। The Industrial Revolution led to rapid urbanization as people moved from rural areas to cities in search of work in factories। यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो एक बहुत बड़ी तादाद थी शहरियों की, वो लोग देहातों से शहरों की जानिब मतलब हिजरत कर रहे थे काम की तलाश में। और वर्ड्सवर्थ की जो मेजर फिगर है रोमांटिक मूवमेंट में, तो ये एम्फसाइज़ करती है इमोशन को, इंडिविजुअलिज्म को और ब्यूटी ऑफ नेचर को। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका यही कहता है कि ये रिफ्लेक्ट करती है रोमांटिक मूवमेंट्स कंसर्न विद रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर को। और इसके अंदर जो है इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी और मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ के बारे में हम स्टडी करते होते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं अब इस पोइम का, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। तो द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज़ अ सोनेट। ये बेसिकली एक सोनेट है रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1807। हमने पिछले वीडियो के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफ़ी पढ़ी है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी बायोग्राफ़ी देख सकती हैं। तो ये जो पोइम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये बेसिकली एक सोनेट है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है 1807 में। The poem is a criticism of the modern world and the people who live in it। तो बेसिकली ये क्रिटिसिज्म है मॉडर्न वर्ल्ड, यानी जो मॉडर्न वर्ल्ड था और वहाँ के लोग जो वहाँ पे रहते थे, who have lost touch with nature and their spiritual selves, जो कि अपनी मतलब हकाइक थे या अपने आप को वो फितरत से दूर कर चुके थे। तो ये दी वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस पोइम इसी लिहाज से लिखी गई उनको, जो उन लोगों को मतलब नेचर के करीब करना था। आगे कहता है कि द पोइम बिगिंस विद द स्पीकर स्टेटिंग दैट द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, मीनिंग दैट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर टू प्री ऑक्युपाइड विद मटेरियल पोजेशंस एंड वर्ल्डली कंसर्न। तो ये पोइम स्टार्ट होती है कि स्पीकर जो है, इस पोइम का स्पीकर जो स्टेट करते हैं एक वर्ड है, एक फ्रेज़ है टू मच विद अस, जिसका मतलब है कि द पीपल ऑफ द वर्ल्ड यानी इस दुनिया के लोग जो हैं प्री ऑक्युपाइड है मटेरियल पोजेशन की वजह से और वर्ल्डली कंसर्न की वजह से, एंड हैव लास्ट साइट ऑफ द ब्यूटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, और फितरत की खूबसूरती और अहमियत से वो अपनी मंज़र को, अपनी आँख जो है वो खो चुके थे। द स्पीकर देन गोज़ ऑन टू डिस्क्राइब द वर्ल्ड एज अ प्लेस वेयर पीपल आर कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग फॉर वेल्थी एंड पावर। तो यहाँ पे स्पीकर जो है वो बयान करते हैं कि दुनिया जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पे लोग जो हैं हमेशा एक ताकत की, एक दौलत की डिमांड करते हैं। हर जगह ही ऐसा ही हो रहा है। तो हम अगर ओवरऑल दुनिया में देखें तो हर किसी की ख्वाहिश है कि मेरे पास वेल्थ भी हो, मेरे पास पावर भी हो। उस वक्त भी यही रुझान था। एंड वेयर दे हैव लॉस्ट टच विद द नेचुरल वर्ल्ड दैट सराउंड्स देम, और इसी वजह से वो जो है फितरत से दूर हो गए थे जो उसकी गिरदोनवाह में थी। नेक्स्ट कहते हैं कि द पोइम सेंट्रल थीम इज़ द लॉस ऑफ कनेक्शन विद नेचर एंड द स्पिरिचुअल सेल्फ। तो बार बार एक ही बात की जा रही है इस पोइम के अंदर कि इसका जो सेंट्रल थीम है
वो भी इसी बात पे ज़ोर देता है कि जो नेचर के साथ इंसान का कनेक्शन है और जो स्पिरिचुअल सेल्फ है, तो उसको खो देना, उसको बेसिकली खो देना, इसी चीज़ के बारे में वो बात करते हैं। और उसके बाद वर्ड्सवर्थ दावा करते हैं दैट पीपल हैव बिकम टू फोकस्ड ऑन द मटेरियल वर्ल्ड एंड हैव फॉरगॉटन द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर एंड स्पिरिचुअल रियलिम। तो वर्ड्सवर्थ दावा करते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं मटेरियल वर्ल्ड से, और वो फितरत की और जो मतलब रुझान होता है स्पिरिचुअल, उससे दूर हो जाते हैं। द स्पीकर लॉन्ग्स फॉर अ रिटर्न टू अ सिंपलर टाइम। तो स्पीकर जो है वो हमेशा यही ख्वाहिश करते हैं कि सादा वक्त वापस आए, व्हेन पीपल वर मोर इन टच विद नेचर एंड देयर स्पिरिचुअल सेल्व्स, कि दोबारा से वही सादा वक्त आए कि लोग जो हैं वो फितरत के और ज़्यादा करीब हों, और उसके अलावा जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, जो स्पिरिचुअल सेल्व्स हैं, कि उसके ज़्यादा लोग करीब हों। द पोइम स्ट्रक्चर इज़ दैट ऑफ अ ट्रेडिशनल पेट्रार्चियन सोनेट। तो आगे वो पोइट लिखता है, या क्रिटिकल एनालिसिस में जो बात सामने आती है कि पोइम का जो स्ट्रक्चर है वो ट्रेडिशनल पेट्रार्चियन सोनेट पर मुश्तमिल है, कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑक्टेव एंड अ सस्टेट। तो ऑक्टेव और सस्टेट के बारे में मैं आपको बता दूं, आगे लिखा हुआ भी है कि ऑक्टेव जो होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं प्रॉब्लम्स आर द इश्यूज़, वाइल दी सस्टेस जो होते हैं वो रेफ़र करते हैं रेजोल्यूशन और अ सॉल्यूशन। तो इसमें दो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, एक है ऑक्टेव, दूसरा है सेस्टेट। तो ऑक्टेव बेसिकली प्रॉब्लम या इश्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और सेस्टेट जो है वो रेजोल्यूशन या सॉल्यूशन को मतलब बेसिकली वो रेफ़र करते हैं। इन दिस केस ऐसी हालत में द प्रॉब्लम इज़ द लॉस ऑफ कनेक्शन विद नेचर एंड द स्पिरिचुअल सेल्फ, एंड द सॉल्यूशन इज़ अ रिटर्न टू अ सिंपलर मोर नेचुरल वे ऑफ लाइफ। तो इसमें पोइट कहता है कि जो प्रॉब्लम है फितरत से दूरी की या स्पिरिचुअल सेल्फ से दूरी की, उसकी सिर्फ एक ही उसका हल है कि दोबारा से वो सादा वक्त वापस आए और लोग जो हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब हों। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे सामने आ रही है वो है वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पोइम इज़ इट्स यूज़ ऑफ इमेजनरी, यानी इसके अंदर जो इमेजनरी इस्तेमाल हुई है, इमेजनरी, तो ये इमेजरी जो है वो इस पोइम को मज़ीद बेहतर बनाती है, मज़ीद इसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाती है। तो क्या कहता है कि वर्ड्सवर्थ यूजेस विविड इमेजेस टू कन्वे द ब्यूटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर। बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो नेचर के शायर थे, यानी वो बहुत ज़्यादा लव करते थे नेचर से, और उसकी मोस्टली जो पोइट्री है वो उठा के देखी जाए तो उसकी सारी की सारी पोइट्री नेचर पे है या अपनी फैमिली लव पे मुश्तमिल है। तो अब उसके बाद कह रहा है कि सच एज द सिया दैट बेयर्स हर बोसम टू द मून एंड द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स। तो ये इसमें जो रेफ़र की हुई हैं लाइंस, तो ये बेसिकली नेचर को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। दीज इमेजेस सर्व टू कंट्रास्ट द ब्यूटी एंड द पावर ऑफ नेचर विद द शैलोनेस एंड सुपरफिशियलिटी ऑन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। तो ये इमेज जो हैं ये हमें मैसेज दे रही हैं दो चीज़ों का, एक तो खूबसूरती और एक नेचर की पावर के बारे में। तो अब यहाँ पे इसमें जो हमें चीज़ें देखने में मिली, एक तो हमें मिला कि पावर ऑफ नेचर, दूसरा है ब्यूटी ऑफ नेचर। आखिर में हम बात करते हैं इन कंक्लूजन द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज़ अ पावरफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग पोइम, कि ये जो है पोइम ये एक ताकतवर और थॉट प्रोवोकिंग पोइम है, यानी एक सोच को रोक देने वाली। दैट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर। बार बार वो दो चीज़ों के बारे में, इस चीज़ में ना दो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, या तो इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर है या लव ऑफ नेचर है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो स्पिरिचुअल सेल्फ है। वाइल द पोइम्स व्यू ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड में बी ओवरली सिंपलिस्टिक। तो जो पोइम का व्यू है, जो इसमें नज़रियात हैं, वो मॉडर्न वर्ल्ड के हवाले से वो सिंपली हैं, बिल्कुल सिंपल सादा तौर पे ज़ाहिर किए गए हैं। इट्स विविड इमेजनरी एंड टाइमलेस थीम्स कंटिन्यूज टू रेजोनेट विद रीडर्स टुडे। जो इसकी इमेजनरी और थीम्स वगैरह हैं वो आज भी आज के रीडर्स को भी अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं, अपनी तरफ खींचती हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने क्रिटिकल एनालिसिस यानी क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस पोएम के बारे में, इसकी थीम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इस पोएम में हमें बेसिकली थीम्स क्या कुछ मिलती हैं।